नमस्कार मित्रों, 107.8 एफएम पर मैं सुस्मित आपके साथ हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो जय घोष में। और समय है कार्यक्रम काव्यधारा का, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक रचनाकार से, एक साहित्यकार से, किसी कवि से। तो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं एक जाने माने कवि, जिन्होंने मंचों पर अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना रखी है। आइए आपका परिचय कराते हैं कलम के धनी, जी हाँ, कुलदीप कलश से। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष में। बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मित जी। और आपने यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और आज की आधुनिकता की दौड़ में कलम को स्थान मिल रहा है ऐसे वेब प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए आपकी टीम और आप बहुत ही मैं प्रणाम करता हूँ आपको। और इससे पहले मैं कुछ शुरू करूँ, मेरा जैसे आपने जो तारुफ करवाया कलम, तो कलम की जो सामर्थ्य आती है वो वाग्देवी शारदा मैया से आती है। मैं उनकी प्रार्थना करते हुए 4 पंक्तियों से अपना आपने जो परिचय कराया है उसमें अपने आप को जोड़ता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। कि वंदना अम्ब तेरी मैं करता रहूं। वाह, वंदना अम्ब तेरी मैं करता रहूं। मैं सृजन में निरंतर निखरता रहूं। क्या बात है, वाह। कि आरती के दिए सा प्रकाशित रहूं। आरती के दिए सा प्रकाशित रहूं। मैं सुगंधित हवा सा बिखरता रहूं। क्या बात है, क्या बात। मैं सुगंधित हवा सा बिखरता रहूं। तो कुलदीप, आपने इतनी बढ़िया पंक्तियां माँ के चरणों में अर्पित करी, जो हम सबको एक दिशा देती हैं, हम सबको वो ताकत देती हैं कि हम अपनी कलम के माध्यम से अपनी बात कुछ कह पाएं। और आपकी ऐसी बात जब आती है, आपके लिए कहीं मेरे मन में भी 2 पंक्तियां आई थी जी। और आप सब तक वो बात पहुंचा रहा हूं कि अपनी बात सभी कहते हैं, अपनी बात सभी कहते हैं, पर जो सबकी बात कहे। अपनी बात सभी कहते हैं पर जो सबकी बात कहे। अपनी बात सभी कहते हैं पर जो सबकी बात कहे, वो सामर्थ्य समेट लाता है कवि अपनी कविताओं में। क्या बात है। तो आज कुलदीप कलश से हम कुछ ऐसी ही बातें भी करेंगे और इनके उस सामर्थ्य को भी जानेंगे जो इन्होंने अपनी रचनाओं में समेट कर रखा हुआ है, और वो आप तक पहुंचेगा। मित्रों, कुलदीप, आपने ये जो खुशबू की बात करी, सुगंध की बात करी अभी अभी, तो ये सुगंध जो आप में आई, आपके व्यक्तित्व में आई, कैसे इसकी शुरुआत हुई? चूँकि होता क्या है कि गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कवियों के संदर्भ में कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात। और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि ये जो कविता का पुट है ये मुझे पैतृक मिला। मेरे पिता श्री कमल किशोर भावुक को मैंने जब से होश संभाला उनको लिखते पढ़ते देखा जी। तो गीत छंद ये मेरे आसपास हमेशा से रहे। और मैं कह सकता हूँ कि मैं इसी सौभाग्य के कारण थोड़ा बहुत माँ शारदा की कृपा मुझ पर भी रही, जो मैं भी कुछ जोड़ तोड़ लेता हूँ। बिल्कुल। और भावुक जी को तो हम लोगों ने बहुत छोटे से देखा है और उनकी रचनाएं बिल्कुल सीधे मन में उतरती हैं। इतना ओरिजिनल, इतना मौलिक लेखन है उनका। और हिंदी, सबसे बड़ी बात है, हिंदी में इतनी मजबूत पकड़, और हिंदी में गजलें लिखना, हिंदी में गीत लिखना, हिंदी में छंद लिखना। ये भावुक जी की अभिनव प्रयोग मैं कहूँगा कि जैसे गज़ल में गज़लियत को जिंदा रखते हुए और हिंदी में कह देना बात, ये भावुक जी ही शायद मुझे लगता है जितना मैं समझ पाता हूँ वो कर सकते हैं। और उन्हीं को देख देख कर मुझे भी प्रेरणा मिली, जिसकी वजह से मैंने कभी भाषा में और भाव में कोई समझौता अपनी कविताओं में कभी नहीं किया। और मेरी आगे भी इन्हीं वाग्देवी से प्रार्थना है कि ऐसी सामर्थ्य मुझ में हमेशा बरकरार रखें। जो कुछ भी मैंने लिखा है मेरे लिए तो मेरे प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा पुंज जो भी कहें वो भावुक जी ही हैं, क्योंकि बहुत मैं उनका पुत्र ही हूँ। और बस उन्हीं के मार्गदर्शन में जो कुछ लिखता रहता हूँ वो आपके सामने है ये आज। तो मैंने जितना देखा है भावुक जी को, उनका लेखन जो है वो बहुत ही मजबूत, बहुत ही सशक्त होता है, लेकिन मंचों से उनका उतना जुड़ाव नहीं रहा। आप आज मंचों पर हैं, आपका जाना, एक आप जाना पहचाना नाम है, मंचों पर आपका जाना भी होता है, और आप तमाम जो मंचों पर स्थापित कवि हैं उनके साथ आप काव्य पाठ भी करते हैं जी। क्या फ़र्क लगता है? देखिए, फ़र्क तो बहुत है। फ़र्क यूँ है कि भावुक जी कवि हैं, वो एक बहुत अच्छे परफॉर्मर
की अपने मन में कल्पना करके उन्होंने कभी नहीं लिखा। उन्होंने कवि स्वयं को सोचा और अपना नाम यथा नामे तथा गुणे स्वयं को सिद्ध किया। जब आप कवि सम्मेलन की बात करते हैं तो वहाँ पर सामने कवि गोष्ठियों में तो आप कवि हैं और आपको सुनने वाले भी साहित्यकार हैं, बट कवि सम्मेलन में क्या होता है कि सामने कौन सुन रहा है, आप उस तक अपनी बात कैसे पहुंचा रहे हैं। जैसे गज़लों में कहा जाता है कि जगजीत सिंह या गुलाम अली का बहुत बड़ा एक चर्चित नाम है, लेकिन वो गज़ल की सुनने वाली ऑडियंस एक फिक्स होती है। उसको पान की दुकान और चाय की दुकान तक पहुंचाने का श्रेय जाता है पंकज उधास जी को। तो मैं भावुक जी को गज़लों में गुलाम अली और जगजीत सिंह की श्रेणी में रखता हूँ। क्या बात और है, फिर मैं अगर अपने को देखूँ तो कवि सम्मेलन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो आप सामने वाले की इच्छानुसार लिखें, आप क्या सुनना चाह रहे हैं वो मैं लिखूं, जो मुझे लगता है कोई स्थापित कवि इतनी आसानी से नहीं कर पाता है। चलिए, भावुक जी ने लिखा अपनी गज़लों में, मैं उनकी गज़ल उनसे अनुमति मांगते हुए कि फूल ही केवल नहीं अब खार भी होगी गज़ल, वक्त की आवाज है तलवार भी होगी गज़ल, क्या बात और है। सिर्फ कोठी और कोठों का मनोरंजन नहीं, वाह वाह, अब गरीबों के गले का हार भी होगी गज़ल। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या उनकी कलम चलती है और क्या उनके शब्द कहते हैं, बात सीधे बिल्कुल कलेजे तक उतर जाती है। ये उनकी कविताओं का जादू है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अब मैं चाहूंगा आपसे ये सब बातें भी चलती रहें, लेकिन यहाँ पर कुछ आपकी रचना के माध्यम से हमारे साथियों तक पहुंचे तो मजा आ जाए। मैं एक मुक्तक से शुरू करता हूँ। जरूर, स्वागत। और देखिएगा, बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जो खास सोच के ही कोई भी रचना है, कुछ सोच के जाती है कि दिल पर किसका बस होता है, दिल पर किसका बस होता है, ये तो बस बेबस होता है। आए वाह, है क्या बात है, क्या दिल बात पर किसका बस होता है, वाह, ये तो बस बेबस होता है। नरक चतुर्दश जैसा जीवन तुमसे धनतेरस होता है। क्या प्रतीक दिया है आपने, वाह वाह, नरक चतुर्दश जैसा जीवन तुमसे धनतेरस होता है। और देखिएगा, इसी में कुछ तरन्नुम में एक दो मुक्तक मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। जरूर जरूर जरूर। कि सांस में बांसुरी को बसाना रहा, क्या बात है, सांस में बांसुरी को बसाना रहा, चाह की राह में तिल मिलाना रहा, के मधु भरे लोचनों के उपासक रहे, वाह, रूप के गांव में सर झुकाना क्या रहा, बात है, वाह, रूप के गांव में सर झुकाना रहा। और इसी क्रम का एक मुक्तक देखिएगा कि जरूर, स्वागत। क्या कहें कैसे संत्रास से मर गए, क्या बात, क्या कहें कैसे संत्रास से मर गए, छल भरे एक विश्वास से मर गए। क्या बात, कि जिस नदी की करी उम्र भर अर्चना, वाह, जिस नदी की करी उम्र भर अर्चना, हम उसी घाट पर प्यास से मर गए। क्या बात कही है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी सुंदर आपकी पंक्तियां हैं और वाकई में बड़ा मजा आ रहा है। हमारे साथी जो भी सुन रहे हैं इस वक्त, आपको उनको भी इतना ही आनंद आ रहा होगा, सीधे दिल तक बात पहुंच रही है। तो यही है। तो आप ऐसी पृष्ठभूमि से हैं जहां कविता, जहां शब्द, जहां साहित्य रचा बसा है। आपने बचपन से ही ये सब चीजें देखा, खुलने के साथ ही सब चीजें शुरू हुई। लेकिन जब आप बड़े हुए और आप इस दिशा में आपने बढ़ना शुरू किया, तो आपने अपने घर के अलावा क्या किसी और को पढ़ना, देखना, उनको भी, मतलब होता है ना कि हम किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, जैसा मैंने पहले ही चर्चा किया कि मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ, जो मतलब मैं भावुक जी का पुत्र हूँ, ये सौभाग्य है मेरा। और इसके साथ मुझे बहुत सारे होता है ना कि कोलेटरल सौभाग्य भी मिले। जैसे आप स्वयं में एक साहित्यकार हैं, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आपको भी वंशानुगत आदरणीय रागी जी का नाम सभी लोग उनसे परिचित हैं, पर्यटक जी रहे, और तमाम ऐसे साहित्यकार जिनका पिताजी से मित्रता होने के कारण आना जाना, जो बहुत मतलब जिनसे मिलना लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात होती, मुझे सहज मिले। तो डॉक्टर शिव उमंबर, मेरा गोपाल दास नीरज जी से भी मुझे सानिध्य उनका मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जिनका मतलब मैं नाम लूँ तो शायद कुछ छूट जाएंगे और उनके साथ अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा तो रहता ही है कि जब आप
जिस दिशा में चलते हैं तो वहाँ के जो मील के पत्थर हैं उन पर तो आपको उनसे प्रेरणा लेना ही पड़ेगा। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें जो ऐसे मील के पत्थर हैं उन पर अपनी नज़र रखनी होगी, उनसे सीखना होगा, उनसे प्रेरित होना होगा, तभी हमें सही दिशा मिलेगी, बिल्कुल। तभी हमारी जो राह है उस पर मजबूती आएगी। एक कविता यहाँ पर और हो जाए उसके बाद मैं बातों बिल्कुल को, क्योंकि मैं सब्जेक्ट से अलग हटकर मुझे एक छंद याद आ रहा है। वाह, जरूर। और छंद की भूमिका में, चूंकि जैसा अभी हम लोगों ने जब मील का पत्थर की चर्चा हुई या तमाम बड़े नामों की चर्चा हुई, मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं अपने को खुद से उस रोग से बचाने का प्रयास करता हूँ। और होता क्या है कि हम लोग जरा सी कहते ना कि एक हल्दी की गांठ मिलती है और हम स्वयं को पंसारी समझ लेते हैं। क्या बात। ईश्वर, बड़े कवियों ने लिखा कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, वो आके बैठे हैं पहली सफ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। क्या बात। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुर्गुण से मुझे बचाए, और मैं प्रेरणा लेता हूँ भगवान श्री कृष्ण से। एक छंद रखता हूँ और देखिएगा कि कृष्ण को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ आप रखें कि कृष्ण से हमें सीखना क्या चाहिए। सीखना क्या है, मतलब जितने हमारे ईश्वर के अवतार हुए हैं भगवान के, उसमें कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण अवतार कहा गया। तो उन्होंने क्या सिखाया, क्या उनसे हमें देखना चाहिए। एक छंद है, बिना इससे ज्यादा भूमिका नहीं, पंक्तियां स्वयं भूमिका होंगी। वाह, जरूर। कि सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सौए अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। क्या बात, वाह। एक बार जब महाभारत का युद्ध हो गया तो पांडवों में बड़ा वो था कि भाई मैंने इतने लोगों का वध किया, मैंने इतना किया, तो सब अपनी अपनी हाँक रहे थे। ये हुआ कि भाई चलो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कौन बहुत बड़ा बलशाली था। तो कृष्ण उन्हें लेके जाते हैं, कहते हैं कि मैं उस चश्मदीद के पास आपको लेके चलता हूँ जिसने पूरे महाभारत को देखा है। और वो लेके जाते हैं उनको बर्बरी के उस कटे हुए सर के पास, जिसको वरदान प्राप्त था कि जब तक महाभारत का युद्ध होगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। और बर्बरी बताता है कि मैंने सिर्फ एक सुदर्शन चक्र देखा है जो इधर भी संहार कर रहा था, जो उधर भी संहार कर रहा था। बाकी तो कृष्ण जी का है कि सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सौए अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। और कर में सुदर्शन सा शौर्य धारते हैं, किंतु जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। क्या बात। सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सौए अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। और कर में सुदर्शन सा शौर्य धारते हैं, किंतु जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। और द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ। द्वारिकाधीश का मित्र था सुदामा, दीनहीन सुदामा, कि द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, दीनहीन बंधु के भी कष्ट काटते हैं कृष्ण। दीनहीन बंधु के भी कष्ट काटते हैं कृष्ण। और काल सम कालिया के फन पे जो नाचते हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। तो ये ज्ञान देखिए, हमारे जो साथी सुन रहे हैं वो उनको वाकई में मजा आ रहा है और वो उनको बड़ी खुशी हो रही है। आप ही लोग प्रेरणा है, आप ही लोग प्रेरणा है। आप जब पसंद करते हैं तो कुछ अच्छा कहने की हिम्मत हम लोग कर पाते हैं। आप लोगों को बहुत प्रणाम। तो ये जो सरसता है, ये सहजता है, ये यूं ही नहीं आती। जब आप कुछ करते हैं और आप उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां पर कहा जाता है कि आप साधना कर रहे हैं, आप इतना उसमें आगे अपने आप को रमा रहे हैं कि आप बहुत विनम्र हो जाते हैं, तब ये कला, कोई भी कला हो, तब वो कला आपको थोड़ा सा कुछ स्तर तक पहुंचती है। आपने बहुत से लोगों के साथ पढ़ा है, कोई ऐसा यादगार मंच आपका रहा हो जहाँ पे लगा हो अरे वाह ये तो बड़ी एक आज अलग चीज हुई है? यादगार मंच रहा मुझे। मेरा प्रयास, चूंकि मैं श्रृंगार भी लिखता हूँ, कभी कभी हास्य भी लिखता हूँ, मंचों की आवश्यकता के अनुसार ओज व्यंग तमाम चलता है। लेकिन जो मेरे अंदर जो मूल है वो है कि मेरा मतलब अगर कुछ भी आप सृजन कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था कि भारत जो है कोई मतलब किसी आप संसद भवन को भारत कह ले या किसी रेलवे स्टेशन को आप भारत कह ले, ये भारत नहीं है। अगर आज यहाँ आदरणीय सुस्मित जी और कुलदीप यहाँ बैठे हुए हैं और 125 करोड़ की जनसंख्या है, तो 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप स्वयं में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आप अपना दायित्व अच्छे से निभाते हैं तो आप हिंदुस्तान का मान बढ़ा रहे हैं, और मैं अपना निभा रहा हूँ। तो 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेरा पहले कोरोना के पहले तक प्रयास रहा कि उसकी स्मृति में एक शाम शहीदों के नाम करके।
तो मैंने आयोजन किया। संभवतः ये 2016-17 की बात है, और जुलाई का मौसम होता है, इंद्रदेव रुष्ट हो गए और पूरी जो व्यवस्था थी वो, मतलब मुझे लगा कि अब तो शायद 10 कवियों को आमंत्रित किया है तो 4 ही 5 आ पाएंगे, और ऑडियंस तो क्या ही आएगी। लेकिन वहाँ एक बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ, और मतलब कहते हैं कि वो दृश्य देखकर मेरे रोए खड़े हो गए। और होता है कि आपके अंदर एक, जैसे किसी ने लोहा डाल दिया हो, इतनी ऊर्जा आपको मिल गई हो। और देखा कि पानी बरस रहा है। एक हम लोगों ने एक शेड में व्यवस्था करी, सारे कवि आए, और जितनी अपेक्षा थी हमें उससे ज्यादा ऑडियंस वहां आई। हम लोगों ने 100-150 का मतलब जो ऑडिटोरियम था वो किया था, और वहां पर ये हुआ कि अव्यवस्था हो गई, लोग खड़े रहे, और क्या शानदार काव्य पाठ हुआ था। और वो मेरे स्मृतियों में है कि ये बताता है कि हमारे जो देश के लोग हैं, उनको जब ऐसी कोई बात होती है देश की, तो फिर वहाँ उनका जो जोश है, जो उत्साह है। मैं आपकी अनुमति लेकर यहाँ पर एक मुक्तक अपना रखना चाहूंगा। जरूर, स्वागत है। कि जो पौधों के बीज लगाता जाएगा, क्या बात है, जो पौधों के बीज लगाता जाएगा, जो भटकों को राह दिखाता जाएगा, दुनिया उसके चरणों में बिछ जाएगी, दुनिया उसके कदमों में बिछ जाएगी, जो अपने कर्तव्य निभाता जाएगा, जो अपने कर्तव्य निभाता जाएगा। अब अच्छी किसी उद्देश्य के साथ अगर कुछ भी अच्छा करते हैं तो प्रतिफल उसका अच्छा ही है। बिल्कुल, और ईश्वर भी उस काम में, ईश्वर ने बहुत कई सहस्त्रों वर्ष पहले कह दिया था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल, आपने भगवान कृष्ण का जिक्र भी किया था, और भगवान कृष्ण की ये बात, ये हमें यही सिखाती है कि हमें जो अपना कर्तव्य है, जो अपना कर्म है, वो पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए, उसमें कहीं कोई लापरवाही ना हो। बिल्कुल, आप भी पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं, और लेखन में आपने एक अपना अच्छा एक नाम स्थापित कर रखा है। ऐसे कुलदीप कलश को क्या लिखना बहुत पसंद है? लोगों के लिए तो बात हो गई कि आप लोगों के लिए लिखते हैं, लोगों के मन की बात लिखते हैं, लेकिन जब अपने मन की बात आती है तो क्या लिखना बहुत पसंद आता है? देखिए, कवि के साथ प्रायः ये जोड़ दिया जाता है कि फलाने कवि फलाने रस के। मेरा मानना है कि अगर आप जिंदा इंसान हैं तो किसी एक रस में नहीं बन सकते। किसी हंसने वाली बात पर आपके मन में हास्य भी उत्पन्न होगा, बिल्कुल। कुछ विसंगतियां देखकर क्रोध होगा, तो आप वीर भी लिखेंगे और क्रोध भी लिखेंगे। और कहीं ना कहीं आप हृदय रखते हैं, अगर जीवित हैं तो हृदय है, तो कहीं ना कहीं श्रृंगार वो भी होगा। मैं किसी रस में बंधना कदापि पसंद नहीं करता। हाँ, मुझे समस्याओं पर चोट करना पसंद आता है, मुझे राष्ट्र के लिए लिखना पसंद आता है, मुझे श्री राम के लिए लिखना, श्री कृष्ण के लिए लिखना पसंद आता है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ। मैं तो मतलब मैंने कृष्ण का उदाहरण दिया कि आप आज सामान्य रूप में आप उनको उदाहरण के रूप पर देख सकते हैं कि सर्वशक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने शिशुपाल की 100 गालियाँ सुनी। उनके हाथ में सुदर्शन था जिसने पूरा महाभारत अकेले किया। और वो कमर में वो उनकी कभी भी छवि देखेंगे तो बांसुरी के साथ, बिल्कुल एक बहुत सहज सुंदर, मतलब एक बालक कालिया के फन पर भी नाच कर दिखा सकता था कि मृत्यु को कैसे जीता जाता है। और हम सब यही अगर देखते रहे तो हमें लगता है कि जो डिप्रेशन जिससे पूरा यूरोप जिससे त्रस्त है, हिंदुस्तान में डिप्रेशन का डी नहीं आ सकता। आप राम का उदाहरण लेके देखिए। मैं राम पर भी कुछ पढ़ना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति होगी। राम को मैं तो उन लोगों के लिए भी राम को मिसाल मानता हूं जो राम के अस्तित्व को नकारते हों। वो कहते हैं कि नहीं, राम जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ था। चलो मैं उनकी दृष्टि से मान लूं कि नहीं हुआ था, एक कहानी के रूप में आप ले लें। हम पढ़ते हैं ना कि अब्दुल हमीद, वो वीर बालक हमीद जो चिमटा लाया था, हमने डॉक्टर चड्ढा के बारे में पढ़ा ना, ये सब सही में नहीं थे, प्रेरणा तो लेते हैं ना हम तो उससे, होरी से और धनिया से। तो राम को आप ना ईश्वर माने, आप राम को राजा के रूप में देख लें, न राजा माने राम को बेटे के रूप में देख लें, न बेटा माने पत्नी का एक आदर्श पति के रूप में देख लें, और फिर भी कुछ न माने तो एक कहानी का आदर्श किरदार आप देख लें। अगर आप उनसे ही प्रेरणा ले लें आदर्श में है। तो मैं राम के लिए कुछ पढ़ना जरूर प्रभु राम की वंदना में। और जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं कि राम की महिमा के बिना, मतलब कहते हैं कि पत्ता ना हिले, लेकिन राम की वंदना में क्या लिखा जाए, क्या छोड़ा है बाबा तुलसीदास ने। मुझे दोहा नहीं याद आ रहा है, दादा विजय त्रिपाठी जी ने लिखा कि तुलसी तुलसी ही रहे, मानस मानस ही रही। क्या बात, इसका कोई विकल्प नहीं है। सही कहा आपने। तो मैं कुछ देखिए छंद प्रस्तुत करता हूँ जरूर। और भूमिका में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक कहीं दृष्टांत आता है रामचरितमानस में कि मैया शबरी ने उनसे कहा राम जी से कि हे राम,
तुम कहाँ यहाँ शबरी के दरवाजे पर आ गए हो, तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं, तुम्हें रावण को मारना है, लंका को विजय करना है। तो राम हंसते हैं, राम हंसते हैं, कहते हैं कि मैया तुम्हें लगता है कि राम रावण को मारने यहाँ तक आया हुआ है? मैं अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न से कहता तो पैर से अगर धनुष बाण चलाता तो लंका का आता पता न लगता। क्या बात। मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये जान ले मैया। आज से सहस्त्रों वर्ष बाद जब कोई हमारी सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा कि एक राजा राम थे जिनकी पत्नी का हरण हुआ था और ऐसी सी बातें, तो वहां पर यह कहा जाएगा कि ना, वहां एक राम भी था जो मैया शबरी से मिलने आया था, उसके जूठे बेर खाने आया था। क्या बात। वहां एक राम ऐसा भी था जो केवट को तारने आया था, जिसने वानरों की भालुओं की सेना बनाई थी। तो जब हमारी संस्कृति पर कभी आक्षेप लगेगा तो इसका उदाहरण लोग लेंगे। और मैं प्रस्तुत करता हूँ छंद। स्वागत। कि पग पग पर पगे जहां मानवीय मूल्य, ऐसे सुचि सत्य स्वाभिमान की कथा है ये। क्या बात। मैं कथा मान के चल रहा हूँ, आप ना माने ये कहीं कोई रहा होगा। मानने वाले के लिए कहते हैं ना कि ताला लटका है तो वो शरीफों के लिए है, चोर के लिए ताले का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो जो समझते हैं उनके लिए ठीक, जो नहीं है समझते हैं मैं उनके लिए भी लिखता हूँ कि पग पग पर पगे जहां मानवीय मूल्य, ऐसे सुचि सत्य स्वाभिमान की कथा है ये। और छोटी सी गिलहरी को गोद में उठाए प्रभु, दुलराते करुणा निधान की कथा है ये। छोटी सी गिलहरी को गोद में उठाए प्रभु, दुलराते करुणा निधान की कथा है ये। परहित सरिस धर्म नहीं दूजा कोई, दुनिया को दिए दिव्य ज्ञान की कथा है ये। दुनिया को दिए दिव्य ज्ञान की कथा है ये। और स्वर्ग से भी बढ़कर है महान मातृभूमि, निज देश गौरव के गान की कथा है ये। निज देश गौरव के गान की कथा है ये। और एक और छंद इसी क्रम का देखें कि प्रभु कार्य के लिए वो घायल जटायु वाली, निर्विकार राम नाम टेर की कथा है ये। बिल्कुल, वाह। प्रभु कार्य के लिए वो घायल जटायु वाली, एक जटायु एक वृद्ध पंछी जिसे मालूम था कि रावण से भिड़ने जा रहा है, उसे मर ही जाना है, लेकिन फिर भी उसने एक नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और हमारी आज की पीढ़ी को संदेश दिया है कि फिर वही मैं जिसको दोहराया था कि कर मन्ने वाधिकारस्ते। आज कितना भी राम जी के भक्त रहे हो विभीषण, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता, कोई अपने बच्चे का नाम जयचंद नहीं रखता। हमेशा त्यागियों तपस्वियों की ही चर्चा होती है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि प्रभु कार्य के लिए वो घायल जटायु वाली, निर्विकार राम नाम टेर की कथा है ये। और मित्रता महत्व हेतु ताड़ वाले 7 वृक्ष, एक बाणु में ही हुए ढेर की कथा है ये। क्या बात। मित्रता महत्व हेतु ताड़ वाले 7 वृक्ष, एक बाणु में ही हुए ढेर की कथा है ये। शरणों में आए शत्रु पक्ष के महत्व को भी एक क्षण ना लगाई देर की कथा है ये। एक क्षण ना लगाई देर की कथा है ये। और भोले भाले के वट की चतुराई भरी भक्ति, साथ साथ शबरी के बेर की कथा है ये। साथ साथ शबरी के बेर की कथा है ये। क्या बात है, शबरी के बेर की कथा है ये। वाकई में श्री राम, प्रभु श्री राम ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा आदर्श जिनके आप जीवन की कोई भी बात उठा लें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा आदर्श व्यक्तित्व कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। राम के साथ जो जुड़ गया वो अमर हो गया। राम के साथ जुड़ के केवट अमर हो गया। राम के साथ जुड़ के वानरराज सुग्रीव अमर हो गए। और हनुमान जी को तो मतलब प्रभु हनुमान को याद करेंगे तो राम कहते हैं कि मेरा नाम लेने से पहले हनुमान को याद कर ले। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे कुलदीप कलश जब ऐसे राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो ऐसे कुलदीप कलश युवाओं की भी बात करते हैं। आप युवाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आपके अंदर युवा मन है और आप मंचों पर आए, आपने कविता शुरू करी और कविताओं में आपने एक अच्छा खासा नाम अपना बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। तो आपको क्या लगता है जो हमारे और युवा साथी हैं जो साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, ये तो इतना बड़ा प्रश्न है कि इसमें तो कोई स्थापित व्यक्ति ही बोल सकता है। फिर भी यथा सामर्थ्य मैं आपके प्रश्न का, देखिए साहित्य क्या है कि बहुत सारे लोग इसको अब एज अ प्रोफेशन भी यूज़ करते हैं। मतलब उसको अडॉप्ट करते हैं और मैं इसको गलत भी नहीं मानता, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ में प्रोफेशनलिटी नहीं लाते हैं तब तक उसके साथ आप न्याय नहीं कर पाते। आपने बहुत अच्छा सृजन किया, लेकिन उस सृजन से समाज को क्या मिला? जब तक आपका प्रस्तुतिकरण आप समाज के बीच में उसको कहेंगे नहीं
तो तब तक उसका कोई मतलब नहीं। आपने अच्छा बनाया और घर में रख लिया, आपने मेहमान को खिलाया ही नहीं। वाह। तो साहित्य बहुत चर्चित, बहुत पुरानी कहावत है कि साहित्य समाज का दर्पण है। बिल्कुल। अब आज अगर मैं किसी पर उंगली नहीं रख रहा हूँ, आप हम लोग बॉलीवुड को कोसते रहते हैं, जैसा भी है वो उनको आरोप लगाते हैं कि आप वो उल्टा सीधा परोस रहे हैं। तो ये हम पर भी तो आरोप है कि वो उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो हम सीधा सीधा क्यों नहीं परोसते। वाह। और ये सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि उसकी ग्राह्यता नहीं। आप अगर अच्छा लिखते हैं तो अच्छा सुनने वाले 100 लोग हैं, 100 में 100 नहीं होते, 100 में 50 जरूर होते हैं। बिल्कुल, अच्छा आप कहेंगे तो उसके तो लोग अलग ही नए होंगे। लिखने वालों के लिए, मैं खुद ही नया ही लिखने के क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने समवयस्क साथियों को कहना चाहूँगा कि लिखते रहें, कलम के साथ न्याय करते रहें। भाषा की गरिमा, आप हिंदी के कवि हैं तो लगे आप हिंदी के कवि हैं। हिंदी के शब्दों का, नए नए शब्दों का समावेश करें। जब आप किसी अच्छी कविता में कोई हिंदी का क्लिष्ट शब्द भी डाल देते हैं तो वो फिर आम जनमानस की भाषा हो जाती है। आज हम लोग लाइन 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 कहते कहते इतना वो लाइन शब्द आ गया कि अब हम लाइनें कह देते हैं, लाइनें कहते हम आप बुके कह देते हैं। बिल्कुल। तो हिंदी में ये सामर्थ्य है कि अगर आप किसी शब्द को कविता में ले आते हैं, बाबा तुलसीदास ने मानस में कितने क्लिष्ट क्लिष्ट अवधि के शब्द रख दिया जो हमारी जबान पे रटे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो साहित्य में सामर्थ्य है, और मैं अपने समवयस्क रचनाकारों को ये बोलना भी चाहूँगा कि जब भी वो सृजन करें तो वो कुछ भी लिखे। हास्य भी बहुत श्रेष्ठ हास्य लिखा जाता है। हमने दादा सनकी जी को सुना है, हाँ, एक बड़े श्रेष्ठ उदाहरण हैं लोग। साहब का व्यंग सुना है, और आज के समय पर भी लखनऊ का बड़ा नाम इस्माइल मैन सर्वेश अस्थाना जी की चर्चा भी हो रही थी। व्यंग, अगर व्यंग की तरीके से लिखा जाएगा, चुटकुले नहीं किए जाएंगे, तो व्यंग को भी लोग सुनते हैं, बिल्कुल ज्यादा सुनते हैं, और लोग समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, समझते हैं। चुटकुलेबाजी हो रही है या कविता हो रही है। वो संप्रेषणीयता बता देती है कि आपने बिल्कुल। क्या भेजा है श्रोता की तरफ। तो कलम के साथ न्याय करते रहें, जो भी चाहे लिखें, हाथ से लिखें, श्रृंगार लिखें, ओज लिखें, भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें, और कलम को किसी और के हाथों में न, आप लिख रहे हैं तो आपकी कलम महसूस हो, बस। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि मैं कोई आचार्य हूँ। तो ये कलम अपने हाथ में ही रहनी चाहिए, अब उसका जो नियंत्रण है वो अपने ही हाथ में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऐसी ही कुछ बात बता रहे हैं जो हमारे साथियों को समझनी चाहिए, और पढ़ें और जानें, अपना जो शब्दकोश है वो बढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है। कुलदीप जी, आपके साथ बड़ा मज़ा आया बातचीत करके, लेकिन समय का इशारा अब यहाँ पर यह है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। मुझे भी बहुत आनंद आया, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब समय निकल गया। चर्चाओं में मुझे ये भी नहीं लग रहा था मैं किसी कार्यक्रम में बैठा, मुझे लग रहा था मैं किसी प्रबुद्ध गोष्ठी में बैठा हूँ, और बहुत बहुत प्रासंगिक चर्चा हो रही है। क्या बात है, बहुत प्रणाम आपको इसके लिए। तो हम चलते चलते चाहेंगे कि आप अपनी 4 पंक्तियां कुछ रखते हुए और इस बात को यहाँ पर विराम दें। मैं, चूँकि बहुत गंभीर बातें हुई हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर लाकर अपनी बात, क्योंकि कुछ भी आप कहें, हम तो ओज भी वो लिखते हैं कि जहाँ पर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने प्रेम से बात शुरू करी थी, वाह, प्रेम पर ही बात खत्म कर रहा हूँ कि वो हमारी तुम्हारी क्या पहचान थी। आपको भी आपके कॉलेज के टाइम में वापस लेकर जा रहा हूँ, और बिना भूमिका के आप भी महसूस करिएगा, और जो सामने दर्शक हैं वो भी उस दौर से गुजरे होंगे। मैं बहुत प्यारी सी हल्की सी गुलाबी पंखुड़ियाँ देकर यहाँ से विदा ले रहा हूँ कि वो हमारी तुम्हारी क्या पहचान थी। क्या बात। मैं भी था बेखबर, तुम भी अनजान थी। वाह वाह। मैं भी था बेखबर, तुम भी अनजान थी। कि एक उलझी पहेली थी ये जिंदगी। एक उलझी पहेली थी ये जिंदगी, तुम मेरी जिंदगी का समाधान थी। क्या बात कही है, क्या बात कही, वाह 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 वाह, का समाधान थी, तुम मेरी जिंदगी का समाधान थी। तो मित्रों, ये कवि होता है जो आपको अपनी कविताओं के माध्यम से देता है समाधान, और ये समाधान आपको ऐसा ही मिलता रहेगा कार्यक्रम काव्यधारा में। मैं सुस्मित आपके साथ लगातार ऐसे ही मिलता रहूंगा, जुड़ता रहूंगा। फिलहाल हम यहाँ पर कुलदीप कलश को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना हमें समय दिया। ऐसे ही जुड़ाव बनाए रखिएगा। मैं बहुत आभारी हूँ 107.8 FM का, जय घोष का, और सुष्मित जी आपका, आपकी पूरी टीम का।
ये एक उदाहरण है कि आज भी एक अच्छे कार्यक्रम, अच्छा कंटेंट बहुत ही सराहा जाता है। बिल्कुल। और आपकी जितना क्रेज़ है इस आधुनिकता के दौर में, बाजारवाद के दौर में, ये आप लोगों की आत्मीयता और आप लोगों के भागीरथी प्रयास का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। तो मित्रों, ये प्यार, ये सहयोग और ये जो बात इन्होंने कही ना कुलदीप कलश ने कि नहीं, हर लोग हैं जो अच्छा सुनते हैं और अच्छा चाहते हैं, तो हम अच्छा आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप अपना स्नेह, अपना प्यार बिल्कुल भी कम मत करिएगा, हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। फिलहाल सुस्मित को दीजिए अनुमति, आप जुड़े रहिए आपके अपने 107.8 FM रेडियो जय घोष के साथ। नमस्कार। जय घोष।